जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इन फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, मैं ऐसा मान रहा हूँ आप लोगों का अब 11th का एग्जाम खत्म हो चुका है। आप लोग 12th में एंटर कर रहे हैं और साथ साथ आपका लक्ष्य 12th बोर्ड एग्जाम के साथ IIT JEE क्रैक करना है या नीट क्रैक करना है। ओके, तो मेरी कोशिश ये है मैं कुछ लेक्चर्स कुछ वीडियोस ऐसे बनाऊं जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करने में हेल्प करें और आपको बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई कराने में भी काफी हेल्प करें। ओके, तो हम स्टार्टअप करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, है ना। धीरे धीरे करके हम सारी चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, कांटेक्ट में रहना होगा। कुछ वीडियो लेक्चर के माध्यम से, कुछ लाइव क्लास के माध्यम से। लाइव क्लास मतलब या जूम पर या गूगल मीट पर हम आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे, आपको सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तुम्हारी कोशिश ये रहेगी कि हमसे जुड़े सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स में कभी भी वीकनेस ना फील करें। जब भी वो एग्जाम देने बैठे, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो अपने आप को उसमें बेटर फील करें। आपका जो 2022 में बोर्ड का एग्जाम होगा, मेरा पर्पज वहां से है ना। 21-22 सेशन जो चलेगा उसके लिए आपको अगर फिजिक्स में अच्छा रिस्पांस हासिल करना है, आप डेफिनेटली हमारे साथ बने रहिए और डिस्कशन जरूर करिए, है ना। कुछ टॉपिक्स मैंने जैसा कि बोला अभी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स आपको लाइव क्लास के माध्यम से मिलेंगे, और जो भी मिलेगा नियर अबाउट आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। ऑफलाइन में कुछ भी आपको नहीं। आपके टेस्ट वगैरह जो होंगे वो भी ऑनलाइन ही होंगे। तो जैसा कि अभी तक होता रहा है कि मुझसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स IIT JEE या नीट के एग्जाम में फिजिक्स के पेपर को काफ़ी आसान फील करते हैं, और खास करके IIT JEE वाले बच्चे तो फिजिक्स बहुत ही आसान समझने लगते हैं जब वो रेगुलर हमसे पढ़ते हैं। इसलिए अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। बीच में अगर छोड़ देते हैं तो शायद उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, इसलिए रेगुलर बने रहना जरूरी है। ठीक है, तो बेटा आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ना है चार्ज। क्या पढ़ना है? चार्ज एट रेस्ट। वैसे देखा जाए तो आपका जो 12th का सिलेबस है, इस 12th के सिलेबस में आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो नियर अबाउट टोटल चार्ज ही है। इनिशियली आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आप पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट। उसके बाद आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, द चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और चार्ज जब कांस्टेंट स्पीड से, है ना, वेलोसिटी का ना थोड़ा कम ठीक होगा, स्पीड का ना ज्यादा ठीक होगा,
चार्ज जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों शो करता है, और उस स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और उसके बाद आप पढ़ेंगे चार्ज इन एक्सीलरेटेड मोशन। चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में आ गया, जब चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में होगा तो अपने मोशन के साथ साथ वो एनर्जी रेडिएट करेगा। क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इतना ज्यादा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि आप 10th में पढ़ोगे, और सभी को मिला दिया जाए तो हम उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो फर्स्ट यूनिट पढ़नी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 पार्ट करके हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। तो हम पहले आप स्टार्ट में जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। वैसे कोई जरूरी नहीं कि आप 2 पार्ट में बांट करके ही समझें, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। लॉन्ग टर्म स्टडी है हमारी, पूरा वन ईयर, है ना, फुल प्रिपरेशन, और बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी अभी जेईई का एग्जाम हुआ है, जो भी बच्चे हमारे कॉन्टैक्ट में रहे, हमें खुशी इस बात की है कि उन्होंने फिजिक्स में बहुत ही अच्छा किया है। इसी वजह से हम उन्हीं लोगों के कहने पर हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को रेगुलर क्लास देते रहें। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मतलब हो गया एट रेस्ट या स्टेशनरी। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। Electrostatics is the branch of physics which deals with the study of charge at rest. Okay. अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसको जानने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं कि वर्ड आया कहां से। सबसे पहले ग्रीस में थेल्स ऑफ मिलिटस के द्वारा ऐसा देखा गया, एक अच्छे फिलोसोफर थे, थेल्स ऑफ मिलिटस के द्वारा ये देखा गया कि जब अंबर ये एक प्रकार का रेजिन है, इसको जब वुलन क्लॉथ पर रब किया गया तो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, स्मॉल छोटे छोटे टिनी पीसेस ऑफ पेपर, स्ट्रॉ, डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की इसमें एबिलिटी आ गई। अंबर में स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, स्ट्रॉ, डस्ट, टिनी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी उसमें आ गई। तो उस समय तो इस पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया गया, कुछ डिसीजन भी नहीं आया। बाद में लगभग काफी दिन बीत गए, 2000 के आसपास ईयर बीत गए, तो गिलबर्ट, एलिजाबेथ क्वीन की पर्सनल डॉक्टर भी थे, तो गिलबर्ट के द्वारा कुछ इस पर और एक्सपेरिमेंट्स किए गए और कुछ सटीक चीजें निकाली गई कि अंबर के जैसे और भी कुछ मटेरियल्स हैं जिनको रब किया जाए तो उनमें भी ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे ग्लास रॉड हो गया, इबोनाइट रॉड हो गया, प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक को भी वुलन क्लॉथ पर रब कर लो, है ना। इबोनाइट रॉड को भी आप वुलन क्लॉथ पर रब कर दो, ग्लास रॉड पर कैटस्किन पे रब कर लो। तो इस प्रकार से चीजों पे कुछ मटेरियल, कुछ सब्सटेंसेस को कुछ दूसरे सब्सटेंसेस पर रब करने पर उनमें भी ऐसी प्रॉपर्टी आ जा रही थी। तो चूंकि इसकी शुरुआत अंबर से हुई थी और अंबर का ग्रीक नाम जो था वो था इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या रहेगा, इसका ग्रीक नाम था इलेक्ट्रॉन। इसी से बाकी सारे वर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स,
जो वर्ड्स हैं इन्हीं से उनका जन्म हुआ, इसी से निकल के आया वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सेट्रा। इसी इलेक्ट्रॉन, जो कि अंबर का ग्रीक नेम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से ही निकल के आया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, या जो हम इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, वो भी इसी से आया। ओके, ये रही इसकी बेसिक हिस्ट्री। अभी देखते हैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इनके बारे में देखते हैं। बहुत ज्यादा कोई कठिन बात नहीं है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज। कहते हैं अगर पार्टिकल है तो उसके पास मास होना चाहिए। अगर पार्टिकल है तो उसके पास मास होना चाहिए, है ना? बस मास की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन अलग से नहीं बनती, बस उसको क्या करते हैं, कुछ चीजों से रिलेट करके डिफाइन कर देते हैं। उसी प्रकार से चार्ज भी किसी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स। Like proton, electron, etc. Electric charge is the intrinsic property of some fundamental particles like proton, electron, etc. by virtue of which they show electric and magnetic effect. Due to which, by which they show electric or magnetic effect. है ना? By which they show electric और magnetic effect, और both electric and magnetic effect, या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों हो सकते हैं। तो ज्यादा कोई कठिन बात नहीं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ वो पार्टिकल्स की उनकी निजी प्रॉपर्टी है, उनकी खुद की प्रॉपर्टी है। जहां पर भी वो होंगे वो उनके पास ही रहेगी, वो अपनी इस प्रॉपर्टी को किसी और को नहीं दे सकते, न किसी और से ऐसी प्रॉपर्टी ले सकते। जिन पार्टिकल्स के पास ये प्रॉपर्टी है ये उन्हीं पार्टिकल्स के पास रहेगी, ना कि ये प्रॉपर्टी किसी को दे सकते हैं, न किसी और की इस तरह वाली प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। जिसके पास जितनी है वो फिक्स है, वो चेंज होने वाली नहीं है। इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन by which they attract or repel each other, by which they attract or repel each other, या by which they show electric or magnetic effect, या they produce
and experience. They produce and experience electric and magnetic effect for each other. Okay? एक दूसरे के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं या एक दूसरे की फील्ड को इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं। ये तो रहा इलेक्ट्रिक चार्ज के उदाहरण। इनकी प्रॉपर्टी और टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर भी किया जाता है। इसकी यूनिट होती है कूलॉम। तो पहले हम इसकी यूनिट बता दें आप लोगों को बेटा इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो कूलॉम होती है, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सीजीएस यूनिट बेटा इसकी स्टेट कूलॉम होती है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एग कूलॉम होती है। इनमें रिलेशन क्या होता है? इनमें रिलेशन होता है 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेप कूलॉम है ना। इसे हम ESU यूनिट भी कहते हैं, ESU यूनिट है ना। ESU आप चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आप चार्ज करते हैं है ना। या 1/10 I कूलॉम, तो इसको हम EMU कह लेते हैं। EMU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर? ये इसकी यूनिट हो गई। टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज है ना। पॉजिटिव चार्ज ये वही चार्ज है जो प्रोटॉन के पास होता है ना। एग्जाम्पल के लिए चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन ये तो होता है प्लस E। और नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि होता है -E। ओके, जहां पे E क्या है? E इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर। E चार्ज की एक ऐसी मिनिमम वैल्यू है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है। इससे छोटी चार्ज की वैल्यू नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये वो बेटा चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आइए इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम समझते हैं वो ये समझते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मींस एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो ये बेटा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे ऐसे, ठीक है। और ये नेगेटिव है, ये भी लाइक चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन बेटा ये दोनों देखो, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस बात का पता कैसे चला था? जैसे ग्लास रॉड को रब किया गया, किसको? ग्लास रॉड को रब किया गया कैट स्किन पे, उसको हैंग किया गया।
दूसरी ग्लास रॉड को रब किया गया, उसको पास ले आया गया, तो हैंग्ड ग्लास रॉड दूर जाने लगी, जिससे पता चला कि जैसी प्रॉपर्टी ग्लास रॉड पे है दूसरे ग्लास रॉड पर भी सेम प्रॉपर्टी है, तो सेम प्रॉपर्टी है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है। फिर क्या देखा, इबोनाइट रॉड को रब किया गया वुलन क्लॉथ पर, इबोनाइट रॉड को रब किया गया, उसको हैंग किया गया, दूसरी इबोनाइट रॉड को रब करके पास ले आया गया, तो इनमें भी रिपल्सन हुआ। इस बात से भी पता चला ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है। दोनों इबोनाइट रॉड है, दोनों सेम मटेरियल पर रब की गई थी, दोनों को सेम टाइप की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, क्लियर हुआ, सेम टाइप की प्रॉपर्टी रिपेल कर रही है। लेकिन उसी ग्लास रॉड, हैंड ग्लास रॉड के पास इस रब्ड इबोनाइट रॉड को ले आया गया, इनके बीच अट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, इनके बीच अट्रैक्शन हुआ। तो इस अट्रैक्शन से पता ये चला, इस अट्रैक्शन से पता चला कि ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड के पास अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज हैं। तो एक को पॉजिटिव नाम दे दिया गया, दूसरे को नेगेटिव नाम दे दिया गया। वैसे पहले तो एक को विट्रियस बोला गया था, दूसरे को रेजिनस चार्ज बोला गया था। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोला गया। किसके द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ग्लास रॉड पर जो चार्ज था उसको पॉजिटिव बोला गया, जो इबोनाइट रॉड पर था सेम चार्ज अंबर पर भी था, तो अंबर जो कि रेजिन है इसलिए उसके चार्ज को रेजिनस चार्ज बोला गया। एक विट्रियस चार्ज, एक रेजिनस चार्ज। लेकिन बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा एक को पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को नेगेटिव चार्ज बोल दिया गया। तो यहाँ पर बात क्लियर हुई, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बातें क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात आती है तक एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो एल्जेब्रिक सम होगा। टोटल चार्ज इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम। यानी पॉजिटिव नेगेटिव सबको कंसीडर करते हुए ऐड किया जाएगा। क्लियर, जैसे एक मिनट बेटा, तो हमने कहा एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी या टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम। जैसे ये कोई सिस्टम है, यहां पर प्लस Q1 है, यहां पर माइनस Q2 है, यहां पर माइनस Q3 है, यहां पर प्लस Q4 है। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट है ना। तो टोटल चार्ज कितना होगा, जो इस पर टोटल चार्ज आएगा कैपिटल Q होगा Q1 माइनस Q2। एल्जेब्रिक सम का मतलब यही हुआ कि टेकन विद साइन माइनस Q3 प्लस Q4, ये हो जाएगा टोटल चार्ज, है ना। और एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि माना कोई ये सिस्टम है, इसमें यहां पर प्लस 4 कूलम का चार्ज है एक पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर माइनस 6 कूलम का चार्ज है, और नेक्स्ट पॉइंट पर प्लस 2 कूलम का चार्ज है, और नेक्स्ट पॉइंट पर प्लस 3 कूलम का चार्ज है। तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम क्या है, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम है कैपिटल Q इक्वल टू 4 माइनस 6 प्लस 2 प्लस 3, ये आ जाएगा Q इक्वल टू 3 कूलम, है ना। इस सिस्टम पर जो नेट चार्ज हुआ बेटा वो कितना हुआ, 3 कूलम हुआ। दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मीन्स किसी भी सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होगा वो उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करने वाले चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होगा। क्या होगा, एल्जेब्रिक सम मीन्स वैल्यू ऑफ चार्जेस एट द टाइम ऑफ एडिशन विल बी टेकन विद देयर साइन, साइन के साथ लिए जाएंगे। बात है क्लियर,
ओके, इसके बाद बात आती है बेटा सेकेंड, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल मीन्स चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज जा सकता है ना, एक बॉडी पर से दूसरे बॉडी पर चार्ज जा सकता है, ये ट्रांसफरेबल है। ठीक, जैसे मैं आप लोग को बताऊं चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जाता कैसे है, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जाता कैसे है, कहते हैं जितने भी सब्सटेंसेस हैं सब एटम से मिलकर बने हैं, और एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। एटम के भीतर सेंटर के पास एक छोटा सा कोर होता है जिसका न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके अंदर सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, है ना, डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब देखो बेटा, जो न्यूट्रॉन होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज प्रोटॉन पर होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है, बट इस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन हम सिर्फ वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज पर इक्वल होती है, और इसी चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। और एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताइए बच्चों, टोटल चार्ज ऑन एटम क्या होता है? जीरो होता है। इंप्लाई दैट टोटल चार्ज ऑन अ नॉर्मल एटम इज इक्वल टू जीरो। भाई जितना इस पर पॉजिटिव उतना निगेटिव, और दोनों इक्वल है तो टोटल चार्ज जीरो होता है। लेकिन एक एटम से दूसरे एटम पर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को सेंड किया जा सकता है क्या? आप देखो, अगर प्रोटॉन को सेंड करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बहुत टफ वर्क हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशंस में सिंपल फिनोमेनस के द्वारा प्रोटॉन्स को हम एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये बाउंडेड है इनसाइड द न्यूक्लियस। पहली बात होगी, न्यूक्लियस के भीतर छोटे से रीजन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बजा हुआ है, इसलिए प्रोटॉन तो जा नहीं सकता। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये भी उसके भीतर ही है, न्यूक्लियस के भीतर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस पर काम करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ट्रांसफर करना आसान नहीं है। लेकिन electrons are loosely connected to nucleus. In comparison to nuclear force, attraction on electron is very small. इलेक्ट्रॉन्स पर जो अट्रैक्शन है काफी कम है, जितना कि प्रोटॉन के बीच काम कर न्यूक्लियर फोर्स है उसके कंपेरिजन में। यानी इट इज इजी टू ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना आसान है, यही होता है बच्चों
एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन गया इसका मतलब हुआ बेटा कि चार्ज गया। क्या गया? चार्ज गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, माना कि इस एटम के भीतर 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, टोटल चार्ज हो गया था 0। लेकिन एक इवेंट ऐसा हुआ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। अब क्या होगा? अब चार्ज होगा बेटा +10 ही होगा और यहां पर -9 ही होगा। इलेक्ट्रॉन तो एक निकल गया ना, 9 बचे, 9 इलेक्ट्रॉन्स तो -9 ही, तो अब टोटल चार्ज बेटा +E, यानी एक प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में ज्यादा है, जिसकी वजह से एटम पर प्लस चार्ज अपीयर होगा, जिसकी वजह से एटम पर प्लस चार्ज अपीयर होगा। तो इस प्रकार से बेटा चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जा सकता है। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके ही चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तब तक चार्ज ये ट्रांसफर होने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1e चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गया होगा तो +2e, 3 इलेक्ट्रॉन गया होगा तो +3e, 4 इलेक्ट्रॉन गया होता तो इस पर चार्ज आता +4e। मतलब इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज आएगा। चार्ज और इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज किसी बॉडी पर आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इसी बात को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या है? कहते हैं चार्ज की मिनिमम वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसे बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। ओके, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा इस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। जो पॉसिबल है वो है ±1e, ±2e, ±3e, सो नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है वो है 1/2e, 3/4e, 4.5e, 6.2e, ये सब नॉट पॉसिबल है। यानी फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज नॉट पॉसिबल। चार्ज ऑन एनी बॉडी विल ऑलवेज बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। क्यों? क्योंकि किसी बॉडी पर आधा इलेक्ट्रॉन चला गया ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन पूरा गया तो अपना आधा चार्ज यहां छोड़ के जाए, आधा वहां लेके जाए, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। उसकी खुद की निजी प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी डिफिनेशन में मैंने बताया। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जहां जाएगा पूरा लेके जाएगा, तो भैया जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा अपना पूरा चार्ज लेके जाएगा। तो
तो इसलिए किसी बॉडी पर जो भी चार्ज आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज आएगा, यानी हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, वेयर N मीन्स 1 2 3 4. Okay? When a body loses some electron, then it acquires positive charge. If a body, एक बॉडी है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है. लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स acquires positive charge and losses mass. इलेक्ट्रॉन चला गया यानी कुछ मास भी चला गया ना, तो पहले जितना मास था अब मास उससे थोड़ा कम होगा. इलेक्ट्रॉन गया, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, मास में कुछ कमी फील होगी. ये कमी बहुत कम है इसलिए हम निगलेक्ट करके चलते हैं. जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, ये कोई बॉडी है, इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, गेन्स इलेक्ट्रॉन या रिसीव्स इलेक्ट्रॉन, इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, एक्वायर्स negative charge and mass increases. ओके, यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चला जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है. जो पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस एन, जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो माइनस NE. आइए इस पर एक दो एग्जाम्पल्स करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव सीन द कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE. आइए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं. कहते हैं ए बॉडी लॉसेस 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन. ए बॉडी लॉस्ट 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन. What will be the charge on the body? If I get charge on the body is Q is equal to plus NE. प्लस का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है इसलिए प्लस आएगा, और N का मतलब 10 टू पावर 12 कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है? 10 टू पावर 12 इंटू E. वैल्यू ऑफ E क्या है बेटा? 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम है ना. तो ये आ जाएगा Q इक्वल टू 1.6 इंटू बेस से होने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं तो 12 माइनस 19 एल्जेब्रिकली ऐड होती है ना, तो साइन के साथ प्रेजेंट किया जाएगा. आएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम. ओके ओके. ऐसे ही मैं इसमें एक और क्वेश्चन में लेके चलता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. तो कहा जाता है कि एक बॉडी है जो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड लॉस कर रही है. तो बताइए कितने समय में वह 1 कूलम का चार्ज एक्वायर कर लेगा. अच्छा, इससे थोड़ा टफ होगा, थोड़ा पहले इजी वाला लेते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए चार्ज ऑफ 1 कूलम? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज. क्या होगा बच्चों? देखना जरा, ये होगा Q
Q इज इक्वल टू 1 NE से इसकी वैल्यू हो गई 1 कूलम, M इंटू E की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये ला करके डिवाइड कर दें, N इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइड करेंगे तो आएगा, यानी 6.25 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे, तब जाकर के 1 कूलम चार्ज बनेगा, है ना। 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। कहते हैं कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स फॉर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड लॉस कर रही है, आफ्टर कितने टाइम वो 1 कूलम चार्ज एक्वायर कर लेगी, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम टू फॉर्म द चार्ज ऑफ 1 कूलम? एवढा 1 सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, कितने 1 सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रही है। 1 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी कितने समय में 10 टू द पावर 18 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे। तो टाइम इन विच a charge of 1 coulomb can be formed or 6.25 into 10 to the power 18 electrons can be ejected out। कितने समय में इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ये है और टोटल इतना निकलना चाहिए, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 into 10 to the power 18 upon 10 to the power 9 upon 10 to the power 9 सेकेंड। ओके, इतना सेकेंड लगेगा, मींस t is equal to 6.25 into 10 to the power 9 सेकेंड। 18 माइनस 9 बचेगा 9, है ना। इतने सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज बन जाएगा, ठीक है। इसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहिए, 6.25 10 to the power 9 अपॉन सेकेंड है 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 डे में 24 आवर होते हैं, इनटू 24 करना पड़ेगा, और 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, डिवाइड बाय 365, कितना ईयर आएगा? आप इसको सॉल्व करिएगा, अबाउट 198 ईयर आएगा, ठीक है। तो आप इसको करिएगा, अबाउट नियरली इक्वल टू 198 पॉइंट समथिंग ईयर आएगा, ओके। तो इतने दिन लग जाएंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाने में। कब? जब पर सेकंड 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट किए जा रहे हों या इकट्ठा किए जा रहे हों। बात है क्लियर? ओके, तो मुझे उम्मीद है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बाकी चीजें आपको बताते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।
इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, आप उनको सॉल्व करिएगा। जो आता है ठीक, जो नहीं आता नेक्स्ट डे या नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप कनेक्टेड रहिए और जो कुछ भी हो कमेंट रिप्लाई आज से क्वेश्चन करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।